सुप्रभात मित्रों, आज आपके सामने मैं अल्पप्राण और महाप्राण तथा अघोष और सघोष के बारे में चर्चा करूंगा। हिंदी में अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं, अघोष और सघोष क्या होते हैं। आप लोग देख लें कि अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं। बहुत सारे मित्र हमारे ये नहीं जानते कि अल्पप्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। हम किस तरह से अल्प प्राण का प्रयोग करेंगे और कैसे हम महाप्राण का प्रयोग करेंगे। अब आप जान ही रहे हैं कि अल्प क्या होता है, महा क्या होता है। अल्प प्राण यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण में कम प्राणवायु या कम श्वास निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। देखें, आप पुनः देख लें, जिन ध्वनियों के उच्चारण में कम प्राणवायु या कम श्वास निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, तथा जिन ध्वनियों के उच्चारण में महा लिखा हुआ है वहां पर देख लें, जिन ध्वनियों के उच्चारण में अधिक श्वास निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। पुनः देखें, अल्प प्राण जिन ध्वनियों के उच्चारण में कम श्वास निकले या कम प्राणवायु अगर हम बोलें तो हम आपको कम आवाज में किसी ध्वनि को बोलते हैं तो वह वर्ण आपको अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, उसे अल्प प्राण कहेंगे। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में हम अधिक वायु प्राण का प्रयोग करेंगे, अधिक श्वास का प्रयोग करेंगे, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट आप देख लें, नोट भी कर लें कि अल्प प्राण क्या होता है और ये महाप्राण क्या होता है। इसके बारे में आपको मैं लिख करके बता रहा हूं कि अल्प प्राण कौन से हैं और महाप्राण कौन से हैं। आपको केवल ध्यान रखना है कि ये अल्प प्राण मैं बताया हूं और ये महाप्राण। यानी आप देख लें, पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन वर्ण आप व्यंजन जानते हैं, यानी का से मां तक की बात चल रही है। स्पर्श व्यंजनों में ही इसका सब होगा बंटवारा, और कुछ नहीं करना है आपको। यानी पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन वर्ण अल्प प्राण कहलाता है और ये दूसरा और चौथा वर्ण व्यंजन महाप्राण कहलाता है। अब आपको देखना है, प्रश्न पूछा जाता है कि पहला, तीसरा एवं पांचवा व्यंजन वर्ण क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। नोट भी कर सकते हैं आप लोग। दूसरा देखें, महाप्राण पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, हर बार पूछता है कहीं ना कहीं परीक्षाओं में। दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण क्या कहलाता है, महाप्राण कहलाता है। अब आप देख लें व्यंजन वर्णों में, यानी मैं लिखा हूं ये का, तो ये पहला है, तो खा कौन सा होगा, ये दूसरा है। तीसरा क्या है, गा, तो चौथा क्या है, घा। पांचवा क्या है, देखें, पांचवा ये आपको हो जाएगा अंगा। पांच हो गए, यानी का, गा, अंगा अल्प प्राण है। खा और घा देख लें, महाभा, खा, का, गा, अंगा, खा, घा। बोलने में आपको लगता है कि कौन सा महाप्राण है, कौन सा अल्प प्राण है। नेक्स्ट अगला देखें, चा अल्प प्राण है, तो छा क्या है, महाप्राण। जा अल्प प्राण है, तो झा क्या है आपको, महाप्राण। उसके बाद ये हो जाएगा आपको इया। चा, छा, जा, झा, इया, यानी चा, जा और इया क्या है, अल्प प्राण है। और ये आपको छा और झा का प्रयोग हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। इस तरह हम करेंगे आपको टा, तब हो जाएगा महाप्राण ठा। ये डा, महाप्राण हो जाएगा आपको ढा, और ये हो जाएगा ड़ा।
नेक्स्ट करेंगे आपको ये ता, तो यहां हो जाएगा आपको ये महाप्राण था। ये दा, तो यहां हो जाएगा महाप्राण आपको धा, और ये हो जाएगा आपको ना। ता दा ना अल्प प्राण है, और था और धा क्या है, महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। अब देखेंगे हम लास्ट हमारा बचा हुआ है ओष्ठ व्यंजन में, यानी पा, और ये हो जाएगा फा, ये बा, इधर हो जाएगा आपको भा, ये हो जाएगा आपको मा। यानी पा, बा और ये मा आपको अल्प प्राण में है। फा और यह आपको भा का जो प्रयोग होगा वो महाप्राण के अंतर्गत आएगा। ये ध्यान देखिए, अगर आप ये बना लेंगे तो आपको कहीं भी नहीं भूलना है। किसी भी परीक्षा में अगर आपको ये तैयार है तब आप तुरंत ही अल्पप्राण में 1, 3, 5 लिख करके उसी के अनुरूप आप चुपचाप लिख लें। इससे जो भी प्रश्न आपको आए सारे प्रश्नों को आप टिक कर लें, आपको किसी भी प्रकार परेशानी नहीं होगी। अगला देखें, अल्प प्राण के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन का प्रयोग होता है, यानी या, रा, ला, वा। अल्प प्राण के अंतर्गत अंतस्थ, ये अंतस्थ मैं यहां लिख रहा हूं, देख लें, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का प्रयोग होता है। देख लें, अगर आपसे कभी पूछा जाए, कभी कभी बड़े प्रश्न बना दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है या असत्य कथन है, आप ये ध्यान दें। वहां पूछता है कि अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन आता है। अल्प प्राण के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन आता है। अल्प प्राण के अंतर्गत महाप्राण व्यंजन आता है। अल्प प्राण के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन के प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण आते हैं। अब आपको ध्यान देना है कहां पर महाप्राण होगा, कहां पर अंतस्थ होगा, इसका प्रयोग जाने। अब हम पकड़ेंगे कैसे कि अंतस्थ कैसे मिलेगा हमको। अब देख लें, अल्प प्राण है तो आप देख लें ये अंतस्थ होगा, यानी अल्प प्राण के अंतर्गत क्या आएगा, अंतस्थ। इससे पहले मैं बता चुका हूं, या, रा, ला, वा किसके अंतर्गत आएंगे, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। और अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत क्या आएगा, अल्प प्राण, यानी अल्प प्राण के अंतर्गत क्या होगा, अंतस्थ। तो हमें यह ध्यान देना है कि अल्प से, अल्प प्राण से अंतस्थ हो जाएगा, तो यारा लावा कहां आएगा, अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट उसी में। अब देख लें महाप्राण। महाप्राण में देख लें कि ये आपको तालबसा, मूर्धनसा और ये दंतसा और ये आपको काकल वर्ण हा, ये क्या हो जाएंगे आपको, ऊष्म व्यंजन। अभी मैं आपसे बताया हूं ऊष्म व्यंजन के बारे में, ऊष्म व्यंजन के बारे में बताया हूं कि ऊष्म व्यंजन आएंगे, यानी शा, शा, सा, हा, ऊष्म व्यंजन। अब आपको ध्यान देना है कि हम पकड़ेंगे कैसे, हमें पकड़ना है, पढ़ने के साथ साथ हमें अपना दिमाग भी लगाना है कि कैसे हम इसे पकड़ेंगे। हमको तो समझाया गया, बता दिया, हम समझ लेंगे। अब हम इसे कैसे पकड़ेंगे, तालबसा, मूर्धनसा, दंसा और हा को, यानी क्या है, चारों ये ऊष्म व्यंजन है। बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आप देख लेंगे ऊष्म में मा दिया हुआ है तो आप उसको सीधा उठा लें, पहुंचा दें महाप्राण में, यानी महाप्राण में ऊष्म व्यंजन का प्रयोग होता है, अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। जहां भी अगर आपको बात नहीं समझ में आ रही, आप कमेंट करें, प्लस आप तुरंत कॉल करके आप पूछ सकते हैं। जहां भी आपको समस्या होगी मैं आपके साथ उपस्थित रहूंगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट, बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अल्प प्राण, महाप्राण देख लें कि पहला और तीसरा और पांचवा व्यंजन वर्ण अल्प प्राण, दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इस पर आप विशेषता ध्यान दें। एक एक मैंने टॉपिक बना दिया हूं, मैं कोड की सहायता से आपको यह बता दिया हूं कैसे क्या पूछा जाता है। इस पर आप ध्यान देंगे, एक एक प्रश्न आपको मिलेंगे। यूपी से लेकर जो भी जिस स्टेट का आप एग्जाम देंगे, जिस किसी भी राज्य का आप एग्जाम देना चाहेंगे, परीक्षाएं देनी चाहेंगे आप,
लोग सारी परीक्षाओं में आपसे हिंदी हूबहू उसी तरह मिलेगी जैसे मैं आपसे मिलता हूं। नेक्स्ट अगला पॉइंट आइए। अब मैं आपके सामने अघोष और सघोष के बारे में चर्चा करूंगा कि अघोष और सघोष क्या होता है। अघोष और सघोष के बारे में चर्चा करेंगे हम आपसे कि अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है। थोड़ा धैर्य रखें सभी लोग और ध्यानपूर्वक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लें, ये हुआ आपका अघोष और ये हुआ आपको सघोष। सघोष को घोष भी कहते हैं, कभी कभी चकमा दे देता है। अघोष और घोष में लोग सोचते हैं कि अघोष को ही घोष कर दिया गया है, गलती से छप गया होगा, लिख गया होगा। ये गलत है आपका तरीका सोचने का, क्योंकि जब तक आप उसे सही से सटीक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि अघोष है कि घोष है। कभी कभी वहां पे ऑप्शन में अघोष, सघोष, घोष, निरनुनासिक दे देता है। तो हमें ध्यान देना कि अघोष क्या है, सघोष क्या है। तो सघोष को ही घोष कहते हैं, अघोष अलग है और सघोष अलग है। अब देखें, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं। झंकृत, झंकृत माने आप जाने हो झंकार करना, झंकृत होती हैं, उन्हें सघोष कहते हैं। सघोष या घोष कहते हैं। तथा जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती, तथा जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन कहते हैं। अब आप ध्यान से देख लें कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत, यानी स्वर की जो तंत्रियां होती हैं अगर वो झंकृत होती हैं, झंकार करती हैं, बोलने में झनझनाती हैं, झंकृत होती हैं, उन्हें क्या कहेंगे? सघोष कहेंगे। सघोष को ही कहते हैं घोष कहते हैं। तथा जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती, तथा जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं, यानी वो झंकार नहीं करती हैं, बोलने में झंकार उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। उन्हें क्या कहेंगे? अघोष व्यंजन। अब आइए आपको मैं नेक्स्ट दिखाऊंगा आगे अघोष और सघोष के बारे में क्या कौन से व्यंजन वर्णों का बंटवारा है, आप उसे देखें। ठीक उसी तरह चलना है, कुछ परिवर्तन रहेंगे, आप ध्यान दें। अब देख लें, ये पहला और दूसरा जो व्यंजन वर्ण होगा क्या होगा? अघोष होगा। उसी तरह क्रम से तीसरा, चौथा और ये पांचवा व्यंजन क्या होगा? सघोष या घोष होगा। अब देख लें, ये मैं अघोष की बात कर रहा हूं, ये सघोष की बात कर रहा हूं। मैंने परिभाषा में आपको पहले सघोष की परिभाषा दी है,
उसके बाद में मैंने अघोष की परिभाषा दी। आप ये ध्यान देना आपको। अब देख लें, यानी ये का पहला है और दूसरा क्या है खा, तीसरा क्या है गा, ये घा और ये अंगा। ये ध्यान देना आप। इसी तरह ठीक बनेगा आपको चा, छा, ये जा, झा और ये या। फिर देखें टा, ठा, डा, ढा और ये अड़ा। अब देखें ता, था, दा, धा और ये ना। नेक्स्ट अगला देखें पा, फा, बा, भा और ये मा। क्रम से आपको उसी तरह बनता चला गया। अब आप देखेंगे अघोष के अंतर्गत क्या आता है। अघोष के अंतर्गत आपको ऊष्म व्यंजन का प्रयोग होता है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में चौथा व्यंजन और छोड़ दिया जाता है, यानी हा। यानी देख लें, इसमें आएगा तालबसा, मूर्धनसा और ये दंतसा। कुछ विशेष परिस्थितियों में आपको हा को सघोष के अंतर्गत किया जाता है, यानी सा, सा, शा ये व्यंजन उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और या, रा, ला, वा और ये आपको हा, ये हा, ये आएंगे आपको सघोष के अंतर्गत। यानी सघोष के अंतर्गत क्या होगा, ये अंतस्थ का प्रयोग होगा। अंतस्थ का प्रयोग हा को छोड़कर आपको ध्यान देना है। इसी से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न पूछने का तरीका आप देख लें। कभी कभी आपसे वो पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा अल्प प्राण सघोष व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। अब अल्प प्राण में अगर आपसे पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा अल्प प्राण अघोष ऊष्म व्यंजन है, तो आपको ध्यान देना होगा। अघोष है और ऊष्म है तो हम अंत में ऊष्म को पकड़ेंगे, यानी सा ऑप्शन में रहेगा। ये सा आपको अघोष भी है, ऊष्म है, पकड़ेंगे। अल्प प्राण को छोड़ देंगे। हम पूछ कर रहा ऊष्म व्यंजन है, ये ध्यान देना। ऊष्म हम पकड़ लेंगे, ऊष्म में सा होगा। आपसे पूछेगा निम्न से कौन सा अल्प प्राण अघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है, तब आपको देगा डा, या, ना और ये था। अब आपको ध्यान देना है कि ता और था अघोष के अंतर्गत आते हैं और आपको अल्प प्राण के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन क्या आता है, अघोष के अंतर्गत आता है। तो आपको ध्यान देना है कि जहां भी जैसे वो प्रश्न पूछता है वैसे आप उसका उत्तर दें। कभी कभी पूछता है निम्न से कौन सा व्यंजन वर्ण अघोष अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, यानी आपको ये अंगा ऑप्शन में दे देता है। तो आपको अघोष सघोष अल्प प्राण के अंतर्गत, यानी पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन और अल्प प्राण है और अंगा सघोष क्या घोष के अंतर्गत आता है। इसे आपको ध्यान रखना है। ये इस तरह से आपको सारे प्रश्न मिलेंगे। अघोष, सघोष, व्यंजन वर्ण, आपको अंतस्थ व्यंजन वर्ण, इन पर आपको विशेषता ध्यान देना है। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन सा सत्य है और असत्य है। तो कभी कभी पूछता है सत्य असत्य के बारे में कि सभी स्वर अघोष होते हैं। नहीं, गलत है। क्या सभी स्वर सघोष होते हैं, आपको ये ध्यान देना है। तो आपको ध्यान देना है कि अल्प प्राण ध्वनियां अंतस्थ होती हैं, सही है। ऊष्म प्राण की जो ध्वनियां होती है वो महाप्राण की होती हैं, बिल्कुल सही है।
सभी स्वर सघोष होते हैं, अघोष नहीं होते। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, अघोष नहीं होते हैं। आपको यह ध्यान देना है। नेक्स्ट अगला टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा अन्य व्यंजन वर्ण। देखें अन्य व्यंजन वर्णों में ये अन्य व्यंजन वर्ण, यहां पे देखें अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख, या आप मुख का मुंह होता है, मुख तत्सम है, आप ध्यान रखें, मुख खा शब्द तत्सम में आएगा, मुख का हो जाएगा मुंह। चंद्र बिंदी लगी हुई है, मैं इससे पहले बताया हूं लाइव क्लास में, जहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वहां हमेशा आपको तद्भव का प्रयोग होता है। जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है वे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। जैसे देख लें, जैसे अनुनासिक में नाक मुंह दोनों से हम करेंगे अंगा, अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, इन्हें क्या कहेंगे? अनुनासिक। कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न से कौन सा अनुनासिक व्यंजन है, यानी नाक और मुख दोनों से हम इसे बोलते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है आपको अनुनासिक व्यंजन वर्ण। इन्हें पंचमाक्षर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये 5 अक्षर हैं, 5 अक्षर में बटे हुए हैं, इसलिए क्या कहेंगे इसे? इन्हें पंचमाक्षर भी कहते हैं, इन्हें क्या कहेंगे? पंचमाक्षर ध्वनि भी कहा जाता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट अगला पॉइंट, अनुनासिक हुआ जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। जैसे अंगा, इया, इया, ड़ा, ना, मा, इन्हें पंचमाक्षर वर्ण भी कहा जाता है या पंचमाक्षर ध्वनि भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट आइए, वत्स ध्वनिया। ये दूसरा है, इसको देखें, वत्स, वत्स ध्वनिया। इसके बारे में चर्चा करेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्पर्श की प्रेरणा से होता है, स्पर्श की प्रेरणा से होता है, स्पर्श की प्रेरणा से होता है, उसे वत्स ध्वनिया कहते हैं। वत्स ध्वनिया कहते हैं। देखें, ये वत्स ध्वनिया हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्पर्श की प्रेरणा से होता है। स्पर्श की प्रेरणा, जब हम स्पर्श की प्रेरणा करेंगे, स्पर्श करेंगे, प्रेरणा करेंगे, स्पर्श करने की प्रेरणा हम करेंगे, उसे कहेंगे वत्स ध्वनिया। जैसे ना, जैसे ना,
जा सा र ला। अब इसे याद कर लें कि वत्स ध्वनियों में ना जा सरला, यानी आपको यह ध्यान देना है कि वत्स ध्वनियों में ना जा सरला। कोड बना ले इसका, आपको याद करने के लिए आसान है कि वत्स ध्वनियों में ना जा सरला यानी ना जा सा रा ल, ये आपको मिल जाएगा कि वत्स ध्वनियों में ना जा सरला यानी ना जा सा रा ला, ये सब क्या आएंगे आपको वत्स ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है वत्स ध्वनियां कहते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट, छोटे छोटे हैं, इनको आपको समझना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पढ़ेंगे तब आप समझ लीजिए कि आपकी हालत क्या होगी। आप ध्यान रखें कि बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक, अगर आप ये तैयार रखेंगे तो आपकी परीक्षाओं में ये हूबहू उसी तरह पूछे जाएंगे जैसे मैं आपसे वार्तालाप में चर्चा करते हुए पढ़ाते हुए मैं आपको बता रहा हूं, उसी तरह। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपको दंत्योष्ठ। दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ व्यंजन। देखें नेक्स्ट पॉइंट में दंतोष्ठ व्यंजन यानी दंत और ओष्ठ की सहायता से जो बोला जाता है, यानी दंत और ओष्ठ से बोले जाने वाली ध्वनि को ये दंत और ओष्ठ से बोली जाने वाली ध्वनि को दंतोष्ठ कहते हैं। दंत्योष्ठ कहते हैं, यानी दंत और ओष्ठ की जो सहायता होती है, दांतों और ओठों की जो सहायता होती है, उससे जो बोले जाने वाली ध्वनि होती है उसी को कहेंगे हम दंतोष्ठ ध्वनि कहेंगे। अब देख लें आप, जैसे वा फा, जैसे वा और ये फा, हम इसे याद करेंगे, यानी दंत और ओष्ठ ये क्या है, वफा है, वफा। दंतोष्ठ क्या है, ये वफा है। बेवफा ना समझिएगा, केवल वफा समझें, केवल वफा है, बेवफा नहीं है, क्योंकि ये बखूबी से अपना काम करते हैं, बहुत प्यार से अपना काम करते हैं, इसलिए ये वफा कहलाती हैं, बेवफा नहीं कहलाती हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे, वफा कहलाएंगे। ये वफा यानी वाह और फा दंतोष्ठ होती हैं। ये फारसी से आगत शब्द हैं, फारसी से आगत शब्द हैं ये, आगत, फारसी से आगत। अब आगत भी समझ ले, आगत माने हुआ आए हुए, फारसी से आए हुए शब्दों को ही कहते हैं आगत शब्द। ये दोनों फारसी से आए हुए शब्द हैं, इन्हें आपको दंतोष्ठ कहा जाता है, कहलाती हैं वा और फा।